नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एनजीओ के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो शायद एनजीओ के एरिया में अगर ये सक्सेस हुआ इंडिया में, क्योंकि अभी इस पर वर्किंग चल रही है, तो शायद तहलका मच जाए। फंडिंग पर्पज़ से भी और वर्किंग पर्पज़ से भी जितनी भी एनजीओ सेक्टर में लिमिटेशन है आज तक, सब रेक्टिफाई हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इतना बढ़िया कंसेप्ट, इंडिया के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। आज से पहले ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, लेकिन इसकी यूटिलिटी, इसकी यूज़फुलनेस और इसके जो रिजल्ट हैं वो इतने अच्छे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को इसे अडोप्ट करना पड़ा। दोस्तों, ये क्या कंसेप्ट है मुझे पता है, ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, तो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझाऊंगा। क्यों? अगर आप इस टॉपिक पे नेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या और इसका पर्पस क्या है और ये कैसे क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट उसे कैसे काम करेगी, ये चारों चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सो दैट इस कंसेप्ट से आप अवेयर हों। और जो अच्छी एनजीओ है, जो बड़ी एनजीओ है, जो अपना एक्चुअल वर्क करना चाहती हैं, उनके लिए किस तरह से ये तहलके के इक्विवेलेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि जो कमर्शियल कंपनियां होती हैं, अगर उनके शेयर लिस्ट होते हैं मार्केट में, और उनके जो शेयर लिस्ट होते हैं वो एनएससी और बीएससी पे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिस्टिंग का पर्पस क्या है, क्यों लिस्ट होते हैं, इसलिए लिस्ट होते हैं कि किसी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर अपने चीज़ को, अपनी ओनरशिप को कभी भी सेल करें, कभी भी परचेज करें। तो गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा सिस्टम बनाया ऑनलाइन ट्रेडिंग का, आपने सुना होगा ज़रूर। इन शेयरों को हम परचेज और सेल कर सकते हैं और विद इन सेकेंड कर सकते हैं। आपने अपने शेयर को सेल किया, मैं किसी कंपनी के शेयर का ओनर हूँ, और मेरे ये शेयर दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेरे ये शेयर एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो, और या ये शेयर मैं लिस्ट ना होके सिंपल मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मेरे पास पड़े हुए और मुझे ये शेयर बेचने हो, तो मैं अपने दोस्तों को बेच सकता हूँ या किसी व्यक्ति को जिसे मैं जानता हूँ उसे बेच सकता हूँ। लेकिन अगर ये शेयर मेरे शेयर लिस्टिंग हो चुकी है और एनएससी बीएससी पे लिस्ट है, तो इन शेयरों को मैं बेच सकता हूँ ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति को। इधर शेयर गए, उधर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सिंपल कंसेप्ट। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट था अभी तक वो कॉमर्शियल कंसर्न कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए था। अब ये कंसेप्ट आ रहा है एनजीओ में, और जो ये कंसेप्ट एनजीओ में आ रहा है उसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इतना बढ़िया कंसेप्ट है, इतना यूज़फुल कंसेप्ट है कि इसके कंसेप्ट को समझना, और अगर आप उसके लिए वर्किंग करना चाहते हैं तो नॉलेज लेके उसमें वर्किंग भी करना। दोस्तों, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो कंसेप्ट आया वो आया 2019-20 के बजट में। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा इसे एक्सप्लेन किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट कहाँ से क्रिएट हुआ, सो दैट आप इस चीज़ को बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी यूएनओ है, यूनाइटेड स्टेट, काफ़ी सारे कंट्री उसके मेंबर हैं। तो क्या होता है, जब वर्ल्ड लेवल पे कोई ग्रुप होता है तो वो पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, या जो उनके मेंबर हैं उनके डेवलपमेंट, उनकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, इस पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। तो उनका एक गोल था जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस गोल के अंतर्गत क्या था दोस्तों, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे कंट्री मेंबर होते हैं, उनका एक उद्देश्य दिया उन्होंने कि भाई जो हमारे 17 गोल हैं, जो यहाँ पे हर कंट्री में प्रॉब्लम होती है, जैसे हंगरी की प्रॉब्लम है, गरीबी की प्रॉब्लम है, मेडिकल की प्रॉब्लम है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, ग्रीनरी की प्रॉब्लम है, तो 17 गोल ऐसे फिक्स करे गए कि हर कंट्री को डायरेक्शन दी गई कि हर कंट्री की गवर्नमेंट उस पर काम करे और इस समस्या को दूर करे। अब जब ये डिसाइड हुआ तो सब कंट्री को उसे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो मेंबर होते हैं, यूएन के मेंबर हुए या अदर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हुए। तो ऐसे करके 17-18 गोल फिक्स करे गए। अब इस गोल को जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि ये पूरा करने के लिए आई, तो उन्होंने देखा कि भाई इस पर हम वर्क कैसे करें, काम तो करना है, बड़ा वही वेलफेयर का काम है, तो ये करना तो है ही है। तो तब हमारी गवर्नमेंट ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट लेके आए। इस कंसेप्ट के अंतर्गत दोस्तों क्या होगा, जितनी भी एनजीओ वर्किंग कर रही हैं वो भी अपने शेयर को लिस्ट करा सकती हैं एनएससी और बीएससी पर। अब आपको लगेगा कि भाई वो एनजीओ कैसे लिस्ट कराएंगी, इसमें क्या कंसेप्ट है। दोस्तों, एनजीओ को चाहिए फंड। एनजीओ, ये तो आपको पता ही है, मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूं कि जो एनजीओ का कंसेप्ट है, एनजीओ जो वर्किंग करती हैं वो सोशल डेवलपमेंट के लिए करती हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए करती हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में करें, लेकिन डेवलपमेंट के लिए। और जो कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं। अब जब कंपनियां को प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं और एनजीओ सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनजीओ के लिए लेके आए। एनजीओ को पैसे की ज़रूरत है, एनजीओ की एक ही लिमिटेशन होती है, फंडिंग। उनके पास फंड होना चाहिए।
अभी तक इंडिया में जो फंडिंग के जो मेथड होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मेंबर से फंडिंग ले लेते हैं, CSR से फंडिंग ले लेते हैं। लेकिन इतनी पॉलिसी बनाने के बाद, इतने मेथड बनने के बाद भी कहीं ना कहीं लैकुना है कि प्रॉपर एनजीओ को जो फंड जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। आप देखिएगा 10 एनजीओ को लीजिए, उनसे कहिएगा आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम, वो कहेंगे सर हमें फंडिंग नहीं मिलती, हम काम कहाँ से करें। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, हर चीज़ कंप्लीट है, लीगल कंप्लाइंसेस उनके कहें, परफेक्ट परफॉर्मेशन है, फिर भी उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। चलो जी, फंडिंग के लिए दूसरा मेथड है कि कौन प्रोवाइड कराता है। इंडिविजुअल फंडिंग मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, CSR से मिलती है। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपके पास फंडिंग अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है, तो आप देख क्यों नहीं रहे एनजीओ को। सर हमें वो एनजीओ चाहिए जो एक्चुअल में वर्क करनी हो, यानी कि जो फंड देने वाला है, फंड लेने वाला है, दोनों कोई प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इसे सोल्यूशन करने के लिए क्या कहा, एनजीओ को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करा दो। जब हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी एनजीओ को रजिस्टर कराएंगे तो उनकी ऑथेंटिसिटी ऐसे ही होती है जैसे एक लिस्टेड कंपनी की या नॉन लिस्टेड कंपनी की, क्योंकि उसे जो कंट्रोल करेंगे वो सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी गाइडलाइंस होती है। और जो एनजीओ इनकी गाइडलाइंस को कंप्लाई करेगा, उनके जो फंड रेजिंग के मेथड हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेप्ट हो, चाहे वो अदर मेथड हो, म्यूचुअल फंड हो, वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आप पब्लिक से फंड ले लो और इन किसी अलग अलग मेथड से ले सकते हैं, क्योंकि उनका सुपरविजन, उनका कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेबी के थ्रू कराए या अदर मेथड से कराए। तो दोस्तों, जब एक एनजीओ के शेयर लिस्ट होंगे, एक एनजीओ से म्यूचुअल फंड से पैसा उठा सकती है मार्केट से, तो उनके पास तो फंड की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब बहुत सारा फंड उनके पास आ सकता है। और लेकिन इस चीज़ में एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा जो फंड आएगा ना, वो उन एनजीओ के पास आएगा जो एक्चुअल में वर्किंग करती हैं, जो एक्चुअल में कंप्लायंसेस करते हैं। आज मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लीगल कंप्लायंसेस को परफेक्ट रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्रोवाइडेड दैट कि आप अपने लीगल कंप्लायंसेस पूरे करो। आज वो टाइम आ चुका है, जिन्होंने लीगल कंप्लायंसेस पूरे करे होंगे, जो प्रॉपर तरीके से चल रहे होंगे, वो इस फॉर्मेलिटी का, इस रूल का या इस कंसेप्ट का बेनिफिट उठा लेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों, जो लोग फंड देना चाहते हैं, इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी जो कमेटी थी, और काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल अगर उसमें इन्वेस्ट करेगा, अगर इंडिविजुअल उसमें एनजीओ जो लिस्ट हुई है उसमें इन्वेस्ट करेगा 1 लाख तक, तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन उसे मिल सकती है। ऐसी गाइडलाइंस है, अभी फाइनल नहीं हुआ, जब फाइनल होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। दूसरा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर 2 तरह के हैं। एक तो वो दोस्तों जो CSR में कवर है, और एक वो दोस्तों जो CSR में कवर नहीं है। अगर CSR में कवर है तो अगर उन्होंने वो अमाउंट, जैसे अभी करंट में प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे PSU हैं कि सर हमारे पास CSR है, आप उनकी बैलेंस शीट में जाके देखो, काफ़ी सारा CSR उनके अमाउंट पड़ा रहेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट किस एनजीओ को दें। ट्रू एंड फेयर वाली एनजीओ तो मिलती नहीं है, तो किस एनजीओ को दें, ये उनकी प्रॉब्लम है। उनका पैसा सेफ रहे, उनका पैसा उसी पर्पज़ के लिए लगे, तो अब वो लिस्टिंग वाली कंपनियों को लगाएंगे ना, क्योंकि लिस्टिंग जब आपकी, चाहे वो कंपनी हो चाहे आपकी एनजीओ हो, अगर उसके शेयर लिस्ट हो गए तो वो बहुत कंट्रोल में रहती हैं, बहुत सुपर वे में रहती हैं, उन्हें कोई मतलब लीगल कंप्लाइंस उन्हें परफेक्ट करने पड़ते हैं, तो आपका पैसा सेफ है। तो इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया तो उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिली। अगर CSR में जो कंपनियां कवर हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड लिए या इक्विटी में इन्वेस्ट किया, तो उनका पैसा सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, और जो भी वो पैसा अपने जो यूज़ कर रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने दिया है। इससे क्या होगा, एनजीओ को पैसा मिला, उन्होंने यूज़ करा, और इधर जो पैसा गया वो सही पर्पज़ के लिए गया। तो मोस्टली जो CSR है वो कहाँ पे लगेगा, जो एनजीओ लिस्ट होंगी, और उस जो एनजीओ लिस्ट होंगी, अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब वाली एनजीओ को बहुत प्रॉफिट होने वाला है अगर वो अच्छे कंप्लायंसेस करने वाले हैं। अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जो आप एनजीओ में कर सकते हैं, तो लिस्टिंग पे ध्यान दीजिएगा। जो एनजीओ एक अच्छा काम कर रही है, अभी तो कितने लाख कॉलेज हैं, कितने लाख स्कूल हैं, वो फंड की अवेलेबिलिटी से ही परेशान रहते हैं बेचारे। कितने स्कूल हैं जिनके कहते हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है। ये कंसेप्ट आने के बाद अगर वो स्कूल चला रहे हैं, रूरल एरिया में चला रहे हैं, ठीक है ना, एक ट्रस्ट है उसमें 10 स्कूल चल रहे हैं, अपने उसे लिस्ट कराओ ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, फिर देखो आप पे कितना CSR आता है। तो इंडिविजुअल दे रहे हैं टैक्स एग्जेम्पशन, कॉर्पोरेट सेक्टर जो CSR है उनके लिए क्या बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने उन्हें प्रमोट करने के लिए, कि अगर आप अपने CSR को यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी देंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम में भी रिड्यूस करेंगे, और आपका CSR का जो इनिशिएटिव है 2% आपको करना पड़ेगा, नहीं तो 1 करोड़ की पेनल्टी है, वो भी हम ये मानेंगे कि आपने यहाँ पे फुलफिलमेंट कर दिया। तो समझ रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट इस तरह के प्रोविजन बना रही है कि जिससे फंड लेने वाला और फंड देने वाला दोनों ही कंफर्ट हो, और दोनों फंड ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फंड गए हैं या आए। दिस इज द मेथड ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
आगे दोस्तों गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई सेपरेट एक्सचेंज नहीं बनना। जो एनएससी बीएससी कंपनी के लिए है वहीं पे एक अलग बैनर बन जाएगा, एक पैनल, एक अलग सेगमेंट बन जाएगा और उस सेगमेंट पे ये एनजीओ की लिस्टिंग होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं फाइनली बता देता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑडिटर हैं, उनके लिए क्या इसके जो ऑडिट है, मैंने कहा ना जब एनजीओ लिस्ट हो जाएंगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे तो उनकी लीगल कंप्लायंसेस पे बहुत बहुत फोकस दिया जाएगा, क्योंकि सारा पब्लिक पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है, हर चीज़ का, तो उसके जो लीगल कंप्लायंस है उस पर बहुत फोकस होगा। तो उसके लिए क्या सिंपल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही ऑडिटर होंगे दोस्तों। यहाँ पे स्पेशल है सोशल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिटर अपॉइंट करा जाएगा। और उसमें नॉर्मल क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो प्रैक्टिस में है अभी? नहीं, वो तो हो गई, वो इंडिविजुअली एलिजिबल नहीं होगा। इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिटर जो होगा वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इंस्टीट्यूट इसके लिए काम कर रहा है, एसआरओ जिसे कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए, तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो दोस्तों इस तरह के गवर्नमेंट जो अभी वर्किंग कर रही है, इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस सारे कंसेप्ट में, तो मैं आपको एज ए कंक्लूजन बता रहा हूँ, आने वाला टाइम एनजीओ की फंडिंग के लिए तहलका मचाने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए नए वीडियो मिलेंगी नए नए टॉपिक पे और यूनिक टॉपिक पे। थैंक यू दोस्तों।